नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट की सीरीज में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के अंतर्गत KVE 301, KVE 401 के क्वेश्चन सेट को लाए हैं। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, वहां पर आप देख सकते हैं और उसी सीक्वेंस में आज की ये सीरीज भी हम लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं, अपने क्वेश्चंस को देखते हैं और थोड़ा जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू मेंटेन हार्मनी वी हैव टू वर्क एट 4 लेवल्स ऑफ लिविंग, आइडेंटिफाई दी सेकेंड लेवल ऑफ लिविंग। देखिए ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि हमारे जीने के 4 स्तर हैं। अगर हमें हार्मनी मेंटेन करनी है और हमें काम करना है तो हार्मनी मेंटेन करने और काम करने के लिए हमारे जीवन के 4 अलग अलग लेवल्स हैं, 4 अलग अलग स्तर हैं। उनमें से दूसरा स्तर कौन सा है? तो अगर ध्यान से देखें तो पहला स्तर है एज अ ह्यूमन बीइंग, जिसे हम बॉडी और सेल्फ के लेवल पर जीना कहते हैं। दूसरा हमें परिवार के स्तर पर जीना होता है, यानी एट द लेवल ऑफ फैमिली। तीसरा, जिसे हम सोसाइटी के लेवल पे जीना कहते हैं, समाज के स्तर पर। और चौथा, प्रकृति और अस्तित्व के स्तर पर, यानी नेचर और एग्जिस्टेंस के लेवल पर। तो अगर इस सीक्वेंस को देखें तो पहला जो ऑप्शन इस लेवल का है वो ह्यूमन बीइंग है और दूसरा ऑप्शन जो है वो फैमिली का है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर के रूप में अगर देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फैमिली। Second level of living is at the level of family. Option B is the right answer. Next question, what is called the state of liking, holistic and all encompassing that creates inner harmony? कौन सी ऐसी स्थिति है जिसे हम लाइकिंग की स्टेट कहते हैं, हॉलिस्टिक है और वो ऑल एनकम्पासिंग है और साथ ही साथ इनर हार्मनी को क्रिएट करती है? तो इन सभी के कॉम्बिनेशन को स्टेट ऑफ लाइकिंग, हॉलिस्टिक होना और एनकम्पासिंग होना, इनर हार्मनी को क्रिएट करना, ये सारी चीजें कौन से टर्म के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो पहला जो ऑप्शन है वो प्रॉस्पेरिटी, दूसरा हैप्पीनेस, तीसरा इनेटनेस, चौथा सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में देखें तो हैप्पीनेस एक ऐसी स्टेट है जिसमें हम लाइकिंग में जीते हैं। हैप्पीनेस एक होलिस्टिक स्टेट है। हैप्पीनेस ऑल एनकम्पासिंग चीज़ों को लेके चलती है और इनर हार्मनी क्रिएट करने की सिचुएशन को भी हम हैप्पीनेस कहते हैं। तो अगर हम हैप्पीनेस को डिफाइन करने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मैच करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, हैप्पीनेस। दूसरा, वी बिकम ब्लैंक स्पेस बाय एक्सप्लोरिंग आवर स्वत्व एंड लिविंग अकॉर्डिंगली। कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम अपने स्वत्व को एक्सप्लोर करके और उसके अनुरूप जी कर प्राप्त करते हैं? तो वो स्थिति है स्वतंत्रता की स्थिति। कोई भी व्यक्ति जो अपने स्वत्व में स्थिर हो जाता है और कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे उसमें जीना शुरू करता है, तो वो स्थिति, जीने की वो स्थिति को हम लोग स्वतंत्रता में जीना कहते हैं। तो 2 प्रकार का जीना है, स्वतंत्रता में जीना और परतंत्रता में जीना। स्वतंत्रता में जीना जो है उसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने इच्छा विचार आशा को अपने अनुरूप चला पाए। परतंत्रता में जीने का अर्थ है कि मेरी इच्छा विचार आशा को दूसरे व्यक्ति चला रहे हों। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो स्वत्व को एक्सप्लोर करना और उसके अनुरूप जीना, ये जो स्थिति है इसे ही हम स्वतंत्रता कहते हैं। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, व्हेन वी पार्टिसिपेट इन लार्जर ऑर्डर एट डिफरेंट लेवल्स इट इज नोन एज आवर वैल्यूज एंड वैल्यूज आर आउटकम्स ऑफ। कह रहा है कि अगर हम बड़ी व्यवस्था में अपना पार्टिसिपेशन देना चाहते हैं हर एक स्तर पर, तो उस स्थिति में हम वैल्यूज की तरफ जाते हैं। तो वैल्यूज किसका आउटकम है, वैल्यूज किसका रिजल्ट है? प्रॉस्पेरिटी का, हैप्पीनेस का, रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग का और सेल्फ एक्सप्लोरेशन का। तो जब भी हम वैल्यूज की बात करते हैं, वैल्यूज फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग के कॉम्बिनेशन से प्रेजेंट होती हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रियलाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग।
अगला क्वेश्चन, डेवलप्ड नेशंस आर सेड टू बी द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ। कोई भी विकसित जो राष्ट्र है वो किस किस प्रकार के उदाहरण के रूप में हमें दिखता है? क्या वो विकसित राष्ट्र प्रॉस्परस होता है, या वेल्दी होता है, हैप्पी होता है, या फिर हेल्दी होता है? तो जब भी हम डेवलप्ड नेशंस की बात कर रहे हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति जी रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर हम सभी लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी की स्टेट को देखते हैं। यानी कोई भी स्टेट, कोई भी पर्सन, कोई भी फैमिली, कोई भी सोसाइटी जब प्रॉस्परस होगी तो वो डेवलपमेंट के लेवल पे जाएगी। तो इसका राइट आंसर है प्रॉस्पेरिटी। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग? रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग का आउटकम क्या है? अभी ये क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन, अगर आप इस स्लाइड के पहले क्वेश्चन को देखें और ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसको देखें तो काफी सिमिलैरिटी आपको मिलेगी। ऊपर पूछा जा रहा था कि वैल्यूज आर आउटकम्स ऑफ, यानी वैल्यूज किसका आउटकम है? तो आंसर था रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग। और इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर पूछा गया है कि कौन सी चीजें रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग के आउटकम के रूप में हमें देखने को मिलती है? तो इसका राइट आंसर है वैल्यूज। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स टू करेक्टली आइडेंटिफाई देयर। वैल्यू एजुकेशन पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो वैल्यू एजुकेशन को पढ़ करके या वैल्यू एजुकेशन जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं? तो क्या वो वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं? क्या वो सक्सेस की कीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं? क्या वो एस्पिरेशंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं? तो जब भी हम वैल्यू एजुकेशन की बात करेंगे, वैल्यू एजुकेशन हम इसीलिए करते हैं, वैल्यू एजुकेशन की स्टडी स्टूडेंट्स इसीलिए करते हैं क्योंकि वो अपने करेक्ट एस्पिरेशन को आइडेंटिफाई कर पाए। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एस्पिरेशन। Now, moving on to the next question, that is, what is necessary but not complete for human being? ये प्रश्न आपके पहले यूनिट से उठाया जा रहा है कि कौन सी चीज ऐसी है जो नेसेसरी तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है? हैप्पीनेस, फिजिकल फैसिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और रिलेशनशिप। तो अगर इन चार ऑप्शंस में देखें तो फिजिकल फैसिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो नेसेसरी तो है, हमारे जीने के लिए आवश्यक तो है, लेकिन ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो केवल हमारा जीवन फिजिकल फैसिलिटीज़ पर आधारित नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवन जीने के लिए फिजिकल फैसिलिटी आवश्यक तो है लेकिन पूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन, गिविंग प्रायोरिटी टू फिजिकल फैसिलिटीज, मैक्सिमाइजिंग सेंसरी प्लेजर एंड एक्यूमुलेटिंग वेल्थ। कह रहा है, ये प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि फिजिकल फैसिलिटी को प्रायोरिटी देना, सेंसरी प्लेजर को, जो जो संवेदना से सुख है इसको प्राथमिकता देना, धन को यानी वेल्थ को एक्यूमुलेट करना, ये सारी चीजें कौन सी स्थिति को रिप्रेजेंट करती हैं? तो पहला ऑप्शन है एनिमल कॉन्शियसनेस, दूसरा ऑप्शन एनिमल अनकॉन्शियसनेस, तीसरा ऑप्शन सेमी कॉन्शियसनेस एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो अगर ध्यान से देखें तो इसका राइट आंसर है एनिमल कॉन्शियसनेस। कोई भी व्यक्ति जो फिजिकल फैसिलिटीज को प्रायोरिटी देता है, संवेदना से सुख को प्राप्त करने की कोशिश करता है और धन को एकत्र कर उसका प्रयोग और उसका भोग करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति जीव चेतना में जीता है, मानव चेतना में नहीं जीता। तो इसका राइट आंसर है एनिमल कॉन्शियसनेस यानी जीव चेतना। अगला क्वेश्चन, what helps human being to transform from animal consciousness to human consciousness? कह रहा है कौन सी ऐसी चीज है जो हेल्प करती है व्यक्ति को एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस में जाने के लिए। यानी कोई भी व्यक्ति जो जीव चेतना से मानव चेतना में जाना चाहे तो उसे कौन सी चीज हेल्प करती है, उसे कौन सी चीज सहायता प्रदान करती है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखें, राइट एटीट्यूड, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, राइट अंडरस्टैंडिंग। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम जीव चेतना से मानव चेतना में जाना चाहते हैं तो हमें सबसे बड़ा काम करना है अपनी समझ के ऊपर। तो सही समझ और सही भाव को अगर हम
पहचानने लगें और उसके अनुरूप निर्वाह करने लगें, तो हम जीव चेतना से मानव चेतना में अपने आप को पहुंचा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर के रूप में देखेंगे तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हेल्थ वेल्थ एंड विजडम इज रिप्रेजेंटेड एज। कह रहा है हेल्थ वेल्थ और विजडम को हम किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, किस रूप में देखा जाता है। हेल्थ वेल्थ और विजडम के कंबाइंड फॉर्म को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन के रूप में कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। तो देखिए, कॉन्शियसनेस जिसे हम लोग चेतना कहते हैं, इंटेलिजेंस जिसे हम बुद्धि कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी जिसे हम समृद्धि या संपन्नता कहते हैं, एंड हैप्पीनेस सुख। तो अगर ध्यान से देखें तो हेल्थ वेल्थ और विजडम इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक ही चीज प्रेजेंट में दिख रही है और वो है प्रॉस्पेरिटी। तो प्रॉस्पेरिटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं, वी मे नो आवर वीकनेसेस एंड रिमूव देम बाय डूइंग। हम अपने कमियों को जान सकते हैं और उन्हें क्या करके दूर कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो अपनी कमियों को जान लेता है, जानने के बाद वो ऐसा कौन सा काम करे, ऐसा कौन से कार्य करे जिसके कारण वो अपने कमियों को दूर कर पाए। तो क्या हम क्लासरूम में स्टडी करें तो अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी जिसे हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, आत्मनिरीक्षण कह रहे हैं, ग्रुप स्टडी करें तो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वयं का निरीक्षण करता है, स्वयं के स्तर पर कार्य करता है, स्वयं में छानबीन करता है, स्वयं में देखने का प्रयास करता है, वो अपनी कमियों को दूर कर सकता है। तो राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रोग्राम एंड डिजायर आर द कंटेंट ऑफ। प्रोग्राम और डिजायर ये किसके कंटेंट हैं, किसकी विषय वस्तु हैं। सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड हैप्पीनेस। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्रोग्राम एंड डिजायर, these two are the contents of self exploration. अगर सेल्फ इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो इवैल्यूएशन एक स्टेट है जिसमें हम स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम स्वयं के स्तर पर चीज़ों को देख नहीं पाते हैं और जांच परख की आवश्यकता पड़ती है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें हम प्रोग्राम्स की बात भी करते हैं और सर्टेन डिजायर्स की बात भी करते हैं। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। प्रोग्राम और डिजायर आर द कंटेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अगला प्रश्न, द प्रपोजल शुड बी वेरीफाइड एज पर। किसी भी प्रस्ताव को किस आधार पर हमें वेरीफाई करना चाहिए, किस आधार पर हमें उस प्रस्ताव को जांचना चाहिए, चेक करना चाहिए। ऑप्शन के रूप में एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, एनवायरनमेंट के बेसिस पे, नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे, एंड ऑप्शन A and C both. So the right answer for this question is option A and C both. हमें किसी भी प्रपोजल को वेरीफाई करने के लेवल पे जब जाना है तो हमें एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन पे भी जाना चाहिए और साथ ही साथ नेचुरल एक्सेप्टेंस के लेवल पर भी जाना चाहिए। अच्छा, सेम ये कॉन्सेप्ट जो आप देख रहे हैं कि किसी भी प्रस्ताव को या किसी भी बात को कैसे वेरीफाई करें, तो सेम इसी तरह की बात भगवान बुद्ध भी अपने वचनों में कहते रहे हैं कि स्वयं के अनुभव के आधार पर ही आप कोई विचार बनाएं और नेचुरल एक्सेप्टेंस, स्वाभाविक रूप से वो विचार बनना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। अगला प्रश्न देखें, if we will maintain relationship with other human beings on the basis of right understanding, then there will be। अगर हम सही समझ के आधार पर लोगों से अपने संबंध बनाते हैं तो हमारे संबंध किस प्रकार के होंगे। सही समझ के स्तर पर अगर हम अपने संबंधों को रखें तो हमारे संबंध किस प्रकार के होंगे। क्या म्यूचुअली प्रॉस्परस होंगे, म्यूचुअली हैप्पीनेस वाले होंगे, सिर्फ हैप्पीनेस वाले होंगे, या फिर प्रॉस्पेरिटी वाले होंगे। तो रिलेशनशिप की जहां तक बात करते हैं, रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट की बात करते हैं और जैसे ही हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट की बात करते हैं वहां पर हमें
तुरंत ये बात स्पष्ट हो जाती है कि दो व्यक्ति अगर रिलेशनशिप में हैं तो वो म्यूचुअल हैप्पीनेस के लेवल पे काम करेंगे। प्रॉस्पेरिटी की बात तब आती है जब हम दो व्यक्तियों के स्तर पर सुविधाओं को लेते हैं। तो दो व्यक्तियों के स्तर पर अगर सुविधाओं की बात हम कर रहे हैं, दैट इज द केस ऑफ म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। लेकिन दो व्यक्तियों के स्तर पर अगर भाव की बात कर रहे हैं, राइट फीलिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, देन इट ब्रिंग्स द situation of mutual happiness. So the right answer for this question is mutual happiness. अगला प्रश्न लेते हैं। We need to undergo self exploration because हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए क्योंकि we want to find out what is valuable to us। हमें ये जानना है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण या बहुमूल्य है। We want to understand our relationship। हमारे संबंधों को समझना चाहिए। We want to live in participation with the things around us। और हमें अपने चारों ओर जितनी चीज़ें हैं उनके साथ एक पार्टिसिपेशन, एक सहभागिता में जीना चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन हम इसीलिए करते हैं ताकि हम स्वयं के स्तर पर ये देख पाएं कि महत्वपूर्ण चीज़ें कौन सी हैं, स्वयं के स्तर पर ये जांच पाएं कि रिलेशनशिप में कैसे जीना है, और स्वयं के स्तर पर ये देख पाएं कि जितनी भी चीज़ें हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देती हैं उनके साथ पार्टिसिपेशन में कैसे जीना है, जिसे हम को एग्जिस्टेंस या सह अस्तित्व में जीना कहते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन उठाएं। नेचुरल एक्सेप्टेंस इज अ वे टू एक्सेप्ट। नेचुरल एक्सेप्टेंस, जिसे हम सहज स्वीकृति कहते हैं, सहज स्वीकृति में हम किस बात को देखते हैं? तो कह रहा है गुड थिंग्स नेचुरली, बैड थिंग्स नेचुरली, एनीथिंग नेचुरली, ऑल ऑफ द अबव। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के अंदर हम कौन सी चीज़ों को देखते हैं? क्या हम अच्छी चीज़ों को देखते हैं स्वाभाविक रूप से, बुरी चीज़ों को देखते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, या फिर इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर है, जब भी हम नेचुरल एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो नेचुरल एक्सेप्टेंस में हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो गुड हैं, जो राइट हैं, जो एथिकल हैं, उन्हीं चीज़ों को नेचुरल एक्सेप्टेंस में देखा जाता है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस को इस तरह से भी समझते हैं कि जो समय, स्थान, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार ना बदलती हो उन्हें नेचुरल एक्सेप्टेड कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो नेचुरली एक्सेप्टेड हैं वो समय, स्थान, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलेंगी। अगला क्वेश्चन है नेचुरल एक्सेप्टेंस चेंजेस विथ। अभी देखिए जो बात मैं कह रहा था वही उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलती। तो अगर हम ये प्रश्न उठाएं कि नेचुरल एक्सेप्टेंस चेंज होता है समय के स्थान, समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, तो ये तीनों गलत है, क्योंकि नेचुरल एक्सेप्टेंस में कोई भी चीज़ टाइम, सिचुएशन और प्लेस के हिसाब से चेंज नहीं होती। इसलिए राइट आंसर है नन ऑफ द अबव। अगला प्रश्न उठाते हैं। हैप्पीनेस में बी डिफाइंड एज। हैप्पीनेस को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? बीइंग इन हार्मनी, सेकंड ऑप्शन स्टेट ऑफ सिनर्जी फॉर लिविंग, थर्ड ऑप्शन अ स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस लाइकिंग, और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। कोई भी व्यक्ति जो हार्मनी में जी रहा है वो भी हैप्पी है। कोई भी व्यक्ति जो एक सिनर्जी की स्थिति में है, एक सामंजस्य की स्थिति में है, अपने आप को सह अस्तित्व की स्थिति में रखता है, वो भी व्यक्ति हैप्पी है। द स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस लाइकिंग, और कोई व्यक्ति जो कॉन्टिन्यूअस लाइकिंग की स्टेज में है वो भी हैप्पी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वर्किंग ओनली फॉर फिजिकल फैसिलिटीज इज। अगर कोई व्यक्ति फिजिकल फैसिलिटी के लिए ही कार्य कर रहा है तो वो किस भाव के साथ जी रहा है? लिविंग विथ एनिमल कॉन्शियसनेस, लिविंग विथ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, लिविंग इन बोथ एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस, नन ऑफ द अबव। क्या वो व्यक्ति जीव चेतना में जी रहा है? क्या वो मानव चेतना में जी रहा है? क्या वो जीव चेतना और मानव चेतना दोनों में जी रहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है कि जब भी हम फिजिकल फैसिलिटीज़ की बात करते हैं और फिजिकल फैसिलिटी के स्तर पर जीने की बात करते हैं तो हम एनिमल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जीव चेतना में जी रहे हैं तो हम केवल वस्तु, संसाधन, सुविधा के प्रयोग के स्तर पर जी रहे हैं।
उन्हें कमाने, जुटाने और प्रयोग करने के स्तर पर जी रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्किंग ओनली फॉर फिजिकल फैसिलिटीज, लिविंग विथ एनिमल कॉन्शियसनेस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एज्यूम थिंग्स? निम्नलिखित में से कौन सी चीज चीजों को एज्यूम नहीं करती? तो अगर ध्यान से देखें ऑप्शन के रूप में स्पिरिट, स्पिरिट यानी आत्मा, माइंड मन, सेल्फ, सेल्फ यानी आत्मा, और बॉडी। तो अगर ध्यान से देखें तो बॉडी जो है वो एज्यूम नहीं करती चीज़ों को। ठीक, तो राइट आंसर के रूप में जो राइट आंसर है वो है बॉडी। तो जब भी हम बॉडी की बात करते हैं, बॉडी में एजम्पशन की एक्टिविटी नहीं होती, मान्यताएं बॉडी के अंदर नहीं बनती, बल्कि मान्यताओं की जब बात करते हैं तो हमेशा मान्यताएं सेल्फ में बनती हैं। इन सारे क्वेश्चंस के सीरीज के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। अगले क्वेश्चंस के साथ और ढेर सारे सेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और जाने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो और कंटेंट और लोगों तक पहुंचे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारे लिए मोटिवेशन, आपके वैल्यूएबल सजेशंस और कमेंट्स को हम तक पहुंचाते रहें और कमेंट करें वीडियो पे। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगली वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।